इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और ये जो ले रहे मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी 12th स्टैंडर्ड में है, 11th में भी है। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स वो आगे 12th में भी कंटिन्यू होने वाला है, और ये मैग्नेटिज्म के भी फॉर्मूले 12th स्टैंडर्ड में कंटिन्यू होने वाले हैं। वहां पे भी है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो वहां चैप्टर से कितना है, यहाँ पर मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वहां हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। करंट कैरिंग वायर के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, अपन ने पढ़ा है पहले, तो वो 12th स्टैंडर्ड में अपने को पूरा डिटेल में है, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बोर्ड का भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, सिर्फ 12th बोर्ड ही देना है, तो भी ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये ध्यान से देखना है। अच्छा, इस चैप्टर शुरू करने के पहले मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने को बोला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यहाँ लगेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब अपन कंपैरिजन करेंगे तो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा। अगर मैं कंपेयर नहीं भी करूं तो वो डेफिनेशन आप इलेक्ट्रिक वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो मैच करके देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मैग्नेटिज्म से। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं टोटली एक ही चीज के बारे में, दैट इज मैग्नेट। मैग्नेट अपना पहले हो चुका है, आप लोगों ने 8, 9, 10 में थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, पर पढ़ा है आप लोगों ने, और आप बचपन से मैग्नेट से खेले भी होंगे, तो आपको मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत पता ही होगा। तो अपन जस्ट अभी सिर्फ बेसिक लेने वाले हैं कि जो पहले हो चुका है उसको जस्ट एक बार रिकॉल करना है अपने को। जब भी अपन मैग्नेट बोलते हैं तो अपने को यही याद आता है साथ, ठीक है। एक है ये साउथ पोल और एक है ये नॉर्थ पोल। याद होगा शायद, मैग्नेट को 2 पोल्स रहते, डिटेल में देखेंगे, पर जो पहले हो चुका है अपने 8, 9, 10 में, जस्ट उसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग शेप के मैग्नेट रहते, पर मैग्नेट बोलने के बाद सीधा अपने को यही याद आता है, बार मैग्नेट, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। अपने को यही याद आता था, ठीक है। अपने को पता है मैग्नेट में 2 पोल्स रहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जस्ट बेसिक ले रहे हैं, डिटेल में आगे लेंगे। ये है डिस्क मैग्नेट, डिस्क शेप में, ये ऐसे, तो एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल। डिस्क, डिस्क पता है ना, कॉइन जैसे ले लो, या फिर ये ऐसा मैग्नेट, ऐसा कॉइन के जैसा, ये है कॉइन, तो इसके जैसा एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल, इधर और इधर, तो ये डिस्क मैग्नेट हो गया। वैसे ही रिंग मैग्नेट भी रहते हैं, अलग अलग शेप रहते हैं। रिंग में भी एक साइड में नॉर्थ पोल रहेगा, एक साइड में साउथ पोल। अब देखो अपने पास 2 डायमेंशनल बोर्ड ही है, तो मैं जब यहाँ और यहाँ लिख रहा ना, तो ये एक साइड कॉइन की, ये दिख रहा है कॉइन, ये नॉर्थ है, तो दूसरी साइड रहेंगी साउथ। वैसे डिस्क में बीच में, ठीक है, रिंग में बीच में खाली है, गैप है, पर एक साइड नॉर्थ रहेगा, एक साइड साउथ रहेगा। तो याद रखना, एक तरफ ये और एक तरफ ये, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ी चीज है। ठीक है, आप लोग समझ गए हो, ध्यान रखना डिस्क में कैसे, ये डिस्क मैग्नेट, ये रिंग मैग्नेट। इसको बोलते हैं यू शेप मैग्नेट। ये हॉर्सशू मैग्नेट नहीं है, हॉर्सशू थोड़ा अलग रहता है, ये यू शेप मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि देखो पोल्स आसपास में आ गए, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा थोड़ा सा राउंडेड है, यू शेप का, ये हॉर्सशू मैग्नेट है। तो ये है समझो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो अलग अलग शेप के मैग्नेट्स रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। कुछ जगह निडल्स रहते हैं, निडल इतने मोटे नहीं रहते, पर अपन दिखा रहे हैं। कंपास देखे हो ना, मेराइनर कंपास, या आप लोगों के पास बचपन में होगा जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताते कंपास, ठीक है। तो उसमें जो निडल रहती है वो ये है मैग्नेटिक निडल। उसमें क्या करते हैं, एक साइड में कलर कर देते हैं, समझो ये है नॉर्थ और ये है साउथ, दिस इज मैग्नेटिक निडल। ये है हॉर्सशू मैग्नेट, ये है यू शेप मैग्नेट, ये है बार मैग्नेट, ये है डिस्क मैग्नेट, ये है रिंग मैग्नेट। तो अलग अलग शेप के मैग्नेट आते हैं। आजकल तो हम लोग वो ऐसे भी खेलने वाले भी मैग्नेट आते हैं, ऐसे राउंडेड शेप में। मैग्नेट अलग अलग शेप में आते हैं, पर जनरली लैब में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं वो ऐसे टाइप में रहते हैं।
दिखाऊंगा आप लोगों ने बचपन में खेले होंगे, दो मैग्नेट आते थे ऐसे, फिर उछालो फिर वापस से चिपक जाएंगे। सिलेंड्रिकल शेप जैसे या ओवल शेप के मैग्नेट्स अलग अलग शेप के आते हैं, बट ये जनरली जो लैब में यूज होते हैं वो मैग्नेट्स याद रखो। तो मैग्नेट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं अभी अपन, जो अपन बचपन में पढ़ चुके हैं। तो इनको मैग्नेट बोलते हैं। बहुत सारे मैग्नेट नेचुरली ऑकरिंग नहीं रहते, आर्टिफिशियल रहते हैं। ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं सर। नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट जो जमीन में से निकलता, जो सबसे पहले मिला था मैग्नीशिया में, इसीलिए उसका नाम पड़ गया मैग्नेट। मैग्नीशिया में मिला था और उसका नाम है मैग्नेटाइट। उसको नाम दिया है मैग्नेटाइट और उसका केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4। ये याद रखना, Fe3O4। Fe3O4 नाम है मैग्नेटाइट। तो ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट है समझो। जनरली हम लोग जो घरों में या लैब में यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स रहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैसे बनाते हैं वो अपने को 12th स्टैंडर्ड में है, वहां समझाऊंगा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते कैसे। पर ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। ये है नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट जो जमीन में से निकला। तो है कुछ लोग लोहे के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उससे खोदने का काम कर रहे थे, तो एक आधा स्टोन ऐसा निकला जिसको वो आयरन का जो उनका समझो खोदने की चीज है या हैमर था, वो उसको अट्रैक्ट हो गया। तो मैग्नीशियम में डिस्कवर हुआ था मैग्नेट, जमीन में से निकला था। स्टोन्स रहते वो और उनका फॉर्मूला है Fe3O4 एंड दे आर कॉल्ड मैग्नेटाइट। उनका केमिकल नेम याद रखो मैग्नेट का, मैग्नेटाइट, और फॉर्मूला Fe3O4, Fe3O4, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट याद रखो और आगे पॉइंट्स लिखते हैं, अलग अलग शेप है, याद रखो। तो अपन ये बचपन में पढ़ चुके हैं, याद रखना। मैग्नीशिया नाम की जगह में डिस्कवर हुआ था, इसीलिए उसको नाम दिया मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। उसके भी प्रॉपर्टीज लेंगे आगे। केमिकल नाम है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट और Fe3O4। प्रिमिटिव चाइनीज यानी पुराने चाइनीज लोग इसको डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते थे। मैंने बताया कंपास पहले शिप्स वगैरह में यही यूज होता था। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, जीपीएस वगैरह, तो सैटेलाइट से ही पोजीशन पता चल जाती। पर पहले मैग्नेटिक नीडल कंपास से डायरेक्शन देखते थे कि नॉर्थ साउथ किधर है, फिर उसके हिसाब से वो ट्रैवल करते थे। स्टार्स की पोजीशन देखते थे और उसके हिसाब से ट्रैवल करते थे। तो डायरेक्शन बताने के लिए काम आता था, इसीलिए उसको लीडिंग स्टोन भी बोलते और लोड स्टोन भी बोलते। याद रखना दोस्तों, दोनों नाम में लीडिंग स्टोन और लोड स्टोन। इट इज आल्सो नोन एज लीडिंग स्टोन और लोड स्टोन। लीड करने वाला स्टोन लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन। तो जो जमीन में से निकला था, डायरेक्शन बताने के काम आता था। इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रेस्ट करता, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही क्यों बताता, वो हम लोग ये चैप्टर में बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल याद रखो कि अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे या किसी सपोर्ट पे रख देंगे तो मैग्नेट हमेशा कौन सी डायरेक्शन बताता, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो पहले डायरेक्शन बताने के काम आता था। तो नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ बताएगा, साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ बताएगा। यानी अपना अर्थ का जो ये है समझो अर्थ, ये अपना नॉर्थ, ये अपना साउथ। एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रहता, इसलिए पूरा अपन बाद में डिटेल में लेंगे, अभी सिर्फ जस्ट समझाने के लिए बता रहा। तो ये नॉर्थ पोल बताएगा ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये साउथ पोल बताएगा ज्योग्राफिक साउथ। तो डायरेक्शन के लिए काम आता था। एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रहता, थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में रहता, वो अपन चैप्टर में बाद में डिटेल में देखेंगे। इसीलिए वो स्टार्स की पोजीशन भी साथ में ऐड करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए। या सन की पोजीशन दिन में है तो सन की पोजीशन और मैग्नेट का जो डायरेक्शन है उसको मिला के नॉर्थ वाली डायरेक्शन या साउथ वाली डायरेक्शन वो लोग फाइंड आउट करते थे। एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं करता, और क्यों नहीं करता और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रेस्ट करता, वो हम लोग ये चैप्टर में लास्ट में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी, इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये अपना पहले हो चुका, अपन रिवीजन ले रहे हैं, खाली 8, 9, 10 में आप लोगों का जो हुआ होगा उसके बेसिस पे ले रहे। तो याद रखो
मैग्नीशिया नाम की जगह पे डिस्कवर हुआ था, इसीलिए उसका नाम रख दिया मैग्नेटाइट। सॉरी, मैग्नेट केमिकल नाम है मैग्नेटाइट, फॉर्मूला है Fe3O4। याद रखना है फॉर्मूला Fe3O4, ठीक है। इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। याद रखो, एक अगर मैग्नेट लिया, अगर सिमेट्रिक है जैसे ये सब है, तो दोनों पोल की स्ट्रेंथ यानी ताकत सेम रहेगी, दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम रहेंगी, दे हैव सेम स्ट्रेंथ। आगे और प्रॉपर्टीज लिखते हैं, पहले ये देख लो। ये मैग्नेट्स की शेप खाली याद रखना है, ये बार मैग्नेट है, ये डिस्क मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है, ये यू शेप मैग्नेट है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है। तो इसको हॉर्सशू नहीं बोलना, हॉर्सशू थोड़ा सा राउंडेड रहता है और क्लोज रहते हैं ये पोल्स। ये मैग्नेटिक नीडल है, तो अलग अलग शेप आते हैं। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ये नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है जो लैंड में से या जमीन में से निकलता है। Fe3O4 मैग्नेट है। ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देख लो, ये जस्ट बेसिक ले रहे हैं अपन, अभी अपन ने चैप्टर शुरू ही नहीं किया है। ये अपना पहले जो हुआ होगा आप लोगों का 8, 9, 10 में मैग्नेट के बारे में अपने को पता है। अपन मैग्नेट से बहुत बार खेले हैं, बचपन में कुछ खिलौने होंगे आपके पास मैग्नेट में चलने वाले, या उनके अंदर मैग्नेट होगा, तो आप लोगों ने आयरन के ऑब्जेक्ट पे उनको लगा के भी देखा होगा बहुत बार, ठीक है। तो अब देखो थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट्स याद रखना। थर्ड पॉइंट, टू पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। आप दो पोल्स को कभी सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब समझ लो। ये समझो एक मेरे पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैं इसको बीच में से कट कर दे रहा हूं, यहां से मैंने उसको कट कर दिया, सीजर लिया, कट कर दिया। और सीजर से नहीं काट सकते यार, डायग्राम दिखाया है। तो ये एक छोटा पीस मिल गया और ये दूसरा छोटा पीस मिल गया, दो पीस मिल गए, ठीक है। इधर था नॉर्थ पोल, तो कट करने के बाद इधर अपने आप डेवलप हो जाएगा साउथ पोल। इसको कट किया, इधर साउथ पोल है, इधर अपने आप डेवलप हो जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। मैं और छोटा पीस कर लेता इसका, ये यहां से, और इसको भी कट कर लूं, तो ये और एक छोटा पीस मिल गया। इसमें इधर नॉर्थ है, इधर डेवलप होगा साउथ। इसमें भी दो पीस हो गए, इधर साउथ है तो इधर डेवलप होगा नॉर्थ। यानी आप मैग्नेट के कितने भी छोटे पीस कर लो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस, आप जितना छोटा पीस बना सकते उतना छोटा पीस बना लो, बट इट स्टिल हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसीलिए लिखा है टू पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। आगे लिखना, इवन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस विल हैव टू पोल्स। स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस भी बना लेंगे आप, कितना भी छोटा बना लो, यानी आप उसको जैसे अपन किसते ना एकदम बाहर एक छोटा छोटा चूरा बना लेते हैं, वैसा भी चूरा बना लिया, एक छोटा सा टुकड़ा भी लेंगे उसका, तो भी इट विल हैव टू पोल्स। यानी आप कितने भी छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो, और इसको भी डिवाइड करो, इसको भी करो, तो भी उसमें दो पोल्स रहेंगे। तो इस लाइन को पूरा ऐसे लिखना है तुम लोगों ने, टू पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। दो पोल्स को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। इवन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस, इवन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस विल हैव टू पोल्स। Even the smallest possible piece will have two poles. कितना भी छोटा पीस कर लेंगे तो उसको दो पोल्स रहेंगे। तो ये डायग्राम में ध्यान रखना, दो पोल्स कभी आप सेपरेट नहीं कर सकते। मैग्नेट हमेशा वैसे ही मिलेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। टू पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। सिंगल आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना। टू पोल्स can never be separated. यहाँ आगे लिखना even smallest possible piece will have two poles. तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे single isolated pole does not exist. Single isolated pole exist नहीं करेगा। सिंगल आइसोलेटेड पोल, सिंगल पोल। कोई बोलेगा ये मेरे पास खाली नॉर्थ पोल है, पागल के अंदर नॉर्थ पोल अलग या साउथ पोल अलग नहीं कर सकते। यानी अगर आपके पास मैग्नेट है तो डेफिनेटली उसमें दो पोल्स होंगे। कोई ये जैसे चार्ज का कैसे आप बोल सकते हैं ये मेरे पास पॉजिटिव है, चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज को आप सेपरेट कर सकते हैं,
बट यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। चार्ज को भले ही आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन, तो आप वो सेपरेट कर सकते हैं, दो अलग अलग बॉडी पे आ सकते हो चार्ज, बट पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। आप दो पोल्स को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। फिर से सुनना, पूरी लाइन क्या लिखना है, टू पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। उसके आगे लिखना इवन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस विल हैव टू पोल्स, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस विल आल्सो हैव टू पोल्स, दैट इज, ब्रैकेट में डाल देना, दैट इज सिंगल आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं बट मतलब अलग अलग आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, वो तो प्रोड्यूस हुए, बट आप मेरे को ये बोल सकते हैं कि देखो सर सिर्फ मेरे पास पॉजिटिव है, हाँ निगेटिव है कहीं तो भी दूसरी जगह है, पर मेरे पास पॉजिटिव है, या मेरे पास निगेटिव है, पॉजिटिव कहीं तो भी है, बट दो पोल्स, कोई ऐसा नहीं बोल सकता देखो सर नॉर्थ पोल है साउथ पोल होगा कहीं तो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। Two poles can never be separated. Even the smallest possible piece will have two poles. Even the smallest possible piece will have two poles. That is, single isolated pole does not exist. तो फर्स्ट पॉइंट याद रखो, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, मैग्नीशियम में डिस्कवर हुआ था, उसका केमिकल नाम है मैग्नेटाइट, ये हो गया उसका फॉर्मूला। इट हैज टू पोल्स, कोई भी मैग्नेट में दो पोल्स रहेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नेक्स्ट, लाइक पोल्स, ये आपने बचपन में खेला होगा। अगर मान लो ऐसा करें, इधर ये सब जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, इधर दूसरा मैग्नेट है मेरे पास, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो दोनों नॉर्थ पोल में पास में लाया है या दोनों साउथ पोल पास में लाया, दोनों नॉर्थ पोल या दोनों साउथ पोल अपन ने पास में लाया है, तो क्या होगा अगर दोनों नॉर्थ पोल आसपास में लाए या दोनों साउथ पोल आसपास में लाए है, तो ये इनको बोलते हैं लाइक पोल्स, यानी एक जैसे पोल्स अगर पास में लाए तो दे रिपेल ईच अदर। याद रखना, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। आपने बचपन में मैग्नेट से खेला होगा, अगर आप लाइक पोल्स लाएंगे तो आप आगे लाने की कोशिश करते, टच भी कर लेंगे भले, पर वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, आप ताकत ज्यादा लगाएंगे तो टच भी हो सकते, पर वो एक दूसरे को स्टिक नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो याद रखो, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, जैसे चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। वैसे यहाँ दोनों पोल्स अगर लाइक पोल्स है तो दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है, दे विल रिपेल ईच अदर। इसी को आगे लेते हैं, अनलाइक पोल्स। अगर अनलाइक पोल्स है, जैसे इसका नॉर्थ है और इसके बाजू में लाया है दूसरे का साउथ, या उल्टा इसका साउथ है इसका नॉर्थ है, चलेगा, वो भी चलेगा, बनाइए बेटा, बनाया, इसका साउथ है और इसका नॉर्थ पोल है, तो अनलाइक पोल्स है, एक का साउथ है एक का नॉर्थ है, एक का नॉर्थ है दूसरे का साउथ है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी प्रॉपर्टी याद रखो, जैसे अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस है रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस है अट्रैक्ट करेंगे, सेम वे यहां पे लाइक पोल्स अगर पास में लाए तो दे विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स जैसे ये है एक दूसरे के आसपास में लाए तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। देखो तो याद रखो, मैग्नेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग शेप के मैग्नेट्स रहते हैं, वो बता ही दिया। नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, जमीन में से जो निकलता वो सबसे पहले मैग्नीशियम में मिला था, दूसरी जगह मिला हो, पर वहां प्रॉपर्टीज उनको समझ में आया कि आयरन के ऑब्जेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। केमिकल नाम है मैग्नेटाइट, केमिकल नाम है मैग्नेटाइट, फॉर्मूला है Fe3O4, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, जनरली
आजकल जो मैग्नेट्स आते हैं या घरों में हम लोग जो मैग्नेट्स बहुत सारी जगह यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, हम आजकल जो मॉड्यूलर अलमारियां वगैरह भी बनाते हैं उसमें भी देखो मैग्नेट्स यूज होने लगे हैं। स्टॉपर्स, जो दरवाजे के स्टॉपर्स है उसमें बहुत सारे खिलौनों में मैग्नेट्स यूज होते हैं, स्पीकर्स जो रहते हैं उनमें मैग्नेट्स यूज होते हैं, अपने ईयरफोन है उसमें भी मैग्नेट्स रहते हैं। तो मैग्नेट्स बहुत जगह यूज होते हैं, बट वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स रहते हैं। नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट Fe3O4। प्रिमिटिव चाइनीज उनको डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते थे, जैसे कि वेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बताने के काम आते थे, इसलिए उनको बोलते हैं लीडिंग स्टोन, और दे आर आल्सो नोन एज लोड स्टोन। याद रखना, लीडिंग स्टोन और लोड स्टोन फॉर्मूला याद रखना। Each magnet has two poles. These two poles can never be separated. Even the smallest possible piece will have two poles. That is, single isolated pole does not exist. Single pole exist नहीं करेगा। अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो डेफिनेटली उसमें दो पोल्स होंगे, ठीक है। Like poles repel each other, unlike poles attract each other. देख और भी एक दो लिखते हैं, पहले ये दो नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। ये जस्ट बेसिक ले रहे हैं जो आप लोगों का पहले हो चुका है। नोट डाउन कर लो। देखो ये शायद क्लियर नहीं दिख रहा हूँ तो याद रखो, मैग्नेटाइट Fe3O4 बोला है बार बार, तो दिख ही गया होगा। टू पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ। चलो आगे लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी बताया है वो भी देख लो। ये प्रॉपर्टीज लिख लेना, ये अपने पहले हो चुके हैं सब, डिटेल में चैप्टर में स्टडी करेंगे। और अभी जो प्रॉपर्टी बता था वो तो अच्छे से स्टडी करना ही है अपने को पूरा। अगर आप किसी मैग्नेट को सस्पेंड कर दें धागे से, बार मैग्नेट को समझो सस्पेंड कर दें, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, चलो बाहर ही निकले, ये नॉर्थ पोल, ये समझो साउथ पोल। या आप मैग्नेटिक नीडल ले लो जिसको आप पाइवोट करो, पाइवोट मतलब सपोर्ट पे रख दो, जो जिसके अराउंड वो फ्रीली रोटेट हो सके। तो ये है समझो अपना शेड किया हुआ रीजन नॉर्थ पोल, लाल कलर किया हुआ रहता, ये साउथ पोल। तो व्हेनेवर मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, यानी आप धागा लिए, ये मैग्नेट मैंने सस्पेंड कर दिया, ये मैग्नेट का नॉर्थ है समझो, अपन ने ऐसा रख के छोड़ दिया उसको, तो वो थोड़ा ऑसिलेट होगा, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। तो वो जहां रुकेगा तो ये नॉर्थ पोल बताएगा ज्योग्राफिक नॉर्थ, साउथ पोल बताएगा ज्योग्राफिक साउथ। तो ये नॉर्थ पोल बताएगा ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल बताएगा ज्योग्राफिक साउथ। यानी ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफी के हिसाब से अपना नॉर्थ पोल और ज्योग्राफी के हिसाब से अपना साउथ पोल। तो मैग्नेट ये अच्छे से ध्यान रखो, ये पूरा डिटेल में बाद में है अपने को, अभी फिलहाल ये अपना हो चुका है, जस्ट प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखो। एक्सप्लेनेशन आगे है, आगे लेंगे अपन कि मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे या मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली पाइवोट कर देंगे कि वो रोटेट हो सके, तो इट विल ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेट का नॉर्थ, अच्छा इसके लिए नहीं, इसके लिए लिखा है, मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ बताएगा, मैग्नेट का साउथ ये हटाएगा, वो भी वैसे बताएगा पर अभी इसके लिए मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रहेगा, मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिक साउथ की तरफ रहेगा। तो आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैग्नेट से। तो याद रखो ये व्हेनेवर लिखना क्या है, व्हेनेवर अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब भी आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे एंड इट विल रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज हो गए जो बेसिक है। अब अपन आगे डिटेल में लेंगे, ये आप लोग के प्रॉपर्टीज हो चुके हैं, ये अपने को सब पता है पहले से। एक मिनट बेटा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो एक और प्रॉपर्टी याद रखो, कितने वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लो, ठीक है। ये अपने को पता है, अपन जब खेलते मैग्नेट से तो अपन आयरन के ऑब्जेक्ट के पास ही लेके जाते हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करता है। तो याद रखो मैग्नेट और भी चीजों को अट्रैक्ट करता है, वो अपन डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में लेंगे, पर अभी फिलहाल ये याद रखो, मैग्नेट अट्रैक्ट
ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल एंड देयर अलॉयज, उनके अलॉयज विल बी स्टील में अगर आयरन का कंटेंट ज्यादा है तो वो उसकी तरफ भी अट्रैक्ट या उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो याद रखो, मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड देयर अलॉयज, ये याद रखो, ये प्रॉपर्टी याद रखो। याद रखो, ये हो गए अपने प्रॉपर्टी। अब चार्ज के अराउंड डेवलप होती इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेट के अराउंड डेवलप हो रही मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लिया था, इसीलिए मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए बोला है। बहुत सारे फॉर्मूले डायरेक्ट लिखेंगे और टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्ट ही दिए हैं, डिपेंडिंग ऑन जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव किया है उसके ऊपर। तो वो लेंगे, पहले डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है। सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, फिलहाल अपन डायपोल ही बनाएंगे। समझो ये है नॉर्थ पोल, ये है समझो साउथ पोल। मेरे पास एक मैग्नेट है, अब आयरन को थोड़ा बहुत दूर रख दिया, आयरन का पीस या मैग्नेट बहुत दूर रख दिया, तो ये मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। उस आयरन के पीस को यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस को या फिर दूसरे मैग्नेट को उसकी फील्ड के अंदर आना पड़ेगा, या आयरन का पीस है सब Fe, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस। तीन टाइप के रहते हैं, वो डिटेल में 12th में है तब देखेंगे, अभी फिलहाल ये क्या रखो, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस समझो। और ये मैग्नेट आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को या मैग्नेट को उसकी फील्ड के अंदर यानी जहां तक उसका फोर्स इफेक्टिव है उसके अंदर अगर आप लाएंगे तो ही उन पे फोर्स एक्सर्ट होगा। इलेक्ट्रिक के साथ कंपेयर करते जाओ, यहाँ चार्ज बनाया था, दूसरा चार्ज लेके आ रहे थे, सेम लॉजिक यहाँ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन सुनो, एरिया अराउंड द मैग्नेट, एरिया अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच another magnet or magnetic substance experiences the force of attraction or repulsion, यानी नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग लाइन है तो रिपेल करेगा, अगर साउथ फेसिंग है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो फिर से सुनना, एरिया अराउंड द मैग्नेट यानी ये मैग्नेट है समझो, ये नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, इसके राउंड का एरिया, जब दूसरा कोई मैग्नेट उसके एरिया के अंदर लाएंगे, उसके फोर्स की रेंज में लाएंगे, तो दोनों एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। उसी रेंज को, उसी एरिया को बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच another magnetic substance or magnet experiences the force of attraction or repulsion is called magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक बार बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला था area around the charge in which another charge experiences the force of attraction or repulsion is called electric field. Same magnetic field. इसीलिए आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए बोला है। हर बार कंपैरिजन नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने वो कंपैरिजन को याद करना है कि हाँ इलेक्ट्रिक में सर ने ये बताया था, मैग्नेटिक में बराबर वैसे ही मैच हो गया, सिर्फ वहां फर्क इतना है, वहां चार्ज थे, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पोल्स है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखेंगे फॉर्मूले में बहुत सारे सेम आएंगे, कांस्टेंट थोड़ा सा बदलेगा, देखेंगे बाद में उसको। फिर से देखो ये, ठीक है, एरिया अराउंड द मैग्नेट, इस मैग्नेट का एरिया जहां तक उसका फोर्स इफेक्टिव है, एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट experiences the force of attraction or repulsion is called magnetic field। यानी इसका एक एरिया है, अगर उसके बाहर है आप लोग तो फील्ड बहुत वीक है, इसके अंदर ही फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो यहाँ है तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। आप जब उसको उसकी फील्ड के अंदर लाएंगे तब दोनों एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे फोर्स, यानी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, यहाँ रिपल्शन होगा, यहाँ अट्रैक्शन होगा, बट दोनों एक दूसरे की फील्ड में आने चाहिए, रेंज में आने चाहिए, अदरवाइज वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। फिर से देखना, एरिया अराउंड द मैग्नेट, लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, एरिया अराउंड द मैग्नेट
in which area around the magnet in which another magnet, उसके अंदर another magnet लाएंगे, which another magnet experiences the force of attraction or repulsion is called magnetic field. Area around the magnet in which another magnet experiences the force of attraction or repulsion is called magnetic field. इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके फोर्स यहीं तक है, इसके फोर्स इनफाइनाइट रेंज तक रहते हैं, दूर तक है, पर वीक है। यहाँ रखेंगे तो इतना वीक है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, जहां उसकी फोर्स स्ट्रॉन्ग चालू हो जाती है वहां अगर आप लेके आ गए तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, मे बी रिपल्सिव मे बी अट्रैक्टिव। देखो अब लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए अपन ने लिया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब करने के लिए है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। सेम डायग्राम आएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखाए थे, डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट या प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम जैसे ये। देखेंगे क्या फर्क है दोनों में। तो फिर से एक बार मैग्नेटिक फील्ड सुन लो, फिर मिटाते इसको। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट, और मैग्नेटिक सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, experiences the force of attraction or repulsion is called magnetic field. मैग्नेट की फील्ड, जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से भी वीक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, तो इन दोनों से वीक है। फिर से एग्जांपल देखो, अर्थ पे आयरन के टुकड़े रखो और छोटा सा इतना सा मैग्नेट लाओ, टग ऑफ वॉर है, ग्राउंड उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा, मैग्नेट उस पे मैग्नेट है, तो आयरन के टुकड़े मैग्नेट की तरफ चले जाएंगे। इतनी बड़ी अर्थ उन टुकड़ों को नहीं रोक पाई, मतलब मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग है। तो याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स उससे स्ट्रांग है। तो ये एक बार ध्यान रखो, एरिया अराउंड द मैग्नेट in which another magnet or magnetic substance experiences the force of attraction or repulsion is called magnetic field. देखो बेटा इसको, अब देखो नेक्स्ट आ गया, ये याद रखना। ये समझो बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। अब समझ लें, इस पोल और इस पोल की स्ट्रेंथ सेम रहेगी, तो इसकी स्ट्रेंथ यानी एक बार मैग्नेट अगर रेगुलर शेप का है, जैसे मैंने सब बनाए थे, अगर रेगुलर शेप का है तो पोल की जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी इसकी जो ताकत है, इसकी जो पावर है अट्रैक्शन या रिपल्शन की, उतनी इसकी रहेगी, ठीक है। तो याद रखो, दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम रहती। डायपोल जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल, two charge equal in magnitude, opposite in nature, separated by a finite distance, तो वैसे यहाँ तो इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस Q M, मैग्नेट के लिए M लिख दिया, चार्ज नहीं है ये, हाँ टेक्स्ट बुक में दिया है ये सिंबल करके, ये सिंबल ही यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग पहले स्मॉल m यूज करते थे पोल स्ट्रेंथ के लिए, तो अभी टेक्स्ट बुक में QM दिया है तो QM ही लिखेंगे, और ये माइनस QM, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस QM, इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस QM, तो दोनों की पोल की स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ लेंगे बाद में डिटेल में, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है प्लस QM और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है माइनस QM, और इसका यूनिट याद रखो, यूनिट है एम्पियर मीटर। करंट कहाँ से आया, एम्पियर मीटर सर ने क्यों लिया, इसके पीछे लॉजिक है जो 12th स्टैंडर्ड में आएगा। अपन अगर एक सोलोनाइड ले लिया, आप लोगों को हुआ होगा सोलोनाइड, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर की वायर है इंसुलेटेड, अब इसमें से करंट पास करेंगे, तो किसी वायर में से जब करंट पास करते तो उसके आजू बाजू में भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती, जैसे इस मैग्नेट में है,
तो यहाँ पे भी एक टर्मिनल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक टर्मिनल साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। आ गया ना करंट? तो इन दोनों को कंपेयर करके ये यूनिट डाला है और यूनिट फिलहाल याद रखो पोल स्ट्रेंथ। पोल की स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो है एम्पियर मीटर। पॉजिटिव QM फॉर नॉर्थ पोल, पोल स्ट्रेंथ माइनस QM फॉर साउथ। तो एम्पियर मीटर याद रखो। डायमेंशंस बाद में आएंगे फिर से तो लिख लेंगे, अभी लिख ही लेते M, L, P और I, या I की जगह A भी लिख सकते हैं, ये याद रखना। यहाँ पे A भी लिख सकते हैं करंट की। मास नहीं है, लेंथ नहीं है, तो सॉरी लेंथ है, मीटर है ना, ये 1, टाइम नहीं है 0, करंट है 1, ये डायमेंशंस हो गए। तो इतना देखो बाद में फिर से आएगा तब फिर से यूनिट और डायमेंशंस बता दूंगा। तो सोलोनॉइड के साथ कंपेयर किया है तो इसमें तो आएगा ना करंट, तो एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है, याद रखो। ये मीटर है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेंगे ये जब काम आएगा। तो अभी फिलहाल इतना याद रखो। अब ध्यान देना, ये है नहीं टेक्निक में पर लॉजिक याद रखना। कूलम्ब्स लॉ याद है? एक चार्ज ये, दिस इज Q1, दिस इज सेकेंड चार्ज Q2 एंड दोनों के बीच में का डिस्टेंस R। फोर्स इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, डिराइव कर चुके हैं, बताया ऐसा कूलम्ब्स लॉ में। Now epsilon 0 is called permittivity of free space or vacuum। दूसरा कोई मीडियम रहा तो एप्सिलॉन लिखते हैं या K epsilon 0 भी लिखते हैं, तो वो सब बताया है। सपोज आइसोलेटेड पोल ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करते, बट सपोज है आइसोलेटेड पोल। सपोज करने में क्या जा रहा है? सपोज करो इसकी पोल स्ट्रेंथ QM, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ QM, दोनों पॉजिटिव। सपोज है सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, आपकी तरह भी छोटा टुकड़ा बना लेंगे मैग्नेट का तो भी दो पोल्स रहेंगे, सिंगल पोल एग्जिस्ट करता ही नहीं। पर मैं बोल रहा इमेजिन करो, अरे इमेजिन तो कुछ भी कर सकते, तो इमेजिन करो दो पोल्स है मेरे पास सेपरेट, पॉसिबल नहीं है पर सपोज है मेरे पास, ये एक नॉर्थ पोल, ये दूसरा नॉर्थ पोल, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। द मैग्नेटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ये वाला, ये मैग्नेटिक फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा QM1 QM2, ये चार्ज के लिए था, ये पोल के लिए है इसलिए QM लिखा है, अपॉन R स्क्वायर। अब कांस्टेंट याद रखो, यहाँ कांस्टेंट है 1/4 pi epsilon 0, जहां जहां ये कांस्टेंट है 1/4 pi epsilon 0, मैग्नेट में ये फॉर्मूला आएगा μ0/4 pi। तो याद रखो जहां जहां पे 1/epsilon 0 है इलेक्ट्रिक के लिए, वहां वहां हम μ0 डालेंगे मैग्नेटिक के लिए, बस इतना फर्क आएगा। इसीलिए पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान से पढ़ लेना, फॉर्मूले कंपैरिजन में ही याद रखने हैं, सिर्फ कांस्टेंट बदलेंगे, सिंबल बदलेंगे। यहाँ चार्ज थे Q1 Q2, यहाँ दो पोल्स है जिनकी पोल स्ट्रेंथ है QM1 QM2, ये लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है, ये टेक्स्ट में नहीं है, सिंगल आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करते, बट सपोज सिंगल पोल्स है मेरे पास, इमेजिन करो ये, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी ये इलेक्ट्रिक के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये जो है μ0, इसकी वैल्यू वगैरह हम बाद में देखेंगे, इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, ये परमिटिविटी, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है ये है मैग्नेटिक फील्ड।
ये याद रखना कॉम्पिटिटिव वाले खासकर सेम है। तो देखो Q1 Q2 चार्ज है, QM1 QM2 पोल की स्ट्रेंथ है, दोनों सिंगल आइसोलेटेड पोल्स लिए। यहाँ पे भी डायपोल नहीं लिए थे अपन ने, डायपोल के लिए बाद में फॉर्मूले बनाए थे, वो भी फॉर्मूले डायरेक्ट मैग्नेट के लिए अप्लाई कर लेंगे। याद रखना है जहां जहां 1/ε0 है वहां वहां हम लोग μ0 लिखेंगे, 4 पाई वैसे ही है। यानी कहीं लिखा होगा 1/4πε0 तो मैग्नेट में वहां हम लोग लिखेंगे μ0/4 पाई। तो 1/ε0 को μ0 से रिप्लेस कर देंगे। बाकी देखेंगे ये चार्ज नहीं है, ये m लिखा है मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ये इसकी और ये इसकी। देख लो तो ये याद रखना, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ε0। इसकी कांस्टेंट की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, इसकी बाद में देख लेंगे अपन। अभी फिलहाल सिर्फ कंपैरिजन याद रखना, μ0/4 पाया। तो μ0 ये परमिएबिलिटी है, वो परमिटिविटी है, ये परमिएबिलिटी है ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। यानी वैक्यूम में है दोनों मैग्नेट या एयर में है तो μ0, अगर दूसरा कोई मीडियम रहा तो μ लिखेंगे। ये कंपैरिजन याद रखना, टेक्स्ट बुक में नहीं है, देख लो एक बार फिर मिटाते हैं इसको। μ0 की वैल्यू और यूनिट अपन बाद में देखेंगे। अगर आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करते, बट इमेजिन करो मेरे पास दो है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अगर दोनों साउथ होते तो भी रिपेल, और एक नॉर्थ होता एक साउथ होता तो अट्रैक्ट करते। तो अपने बोला है पोल्स अट्रैक्ट या रिपेल करते, तो ये फॉर्मूले से आप वो फोर्स निकाल सकते हैं। अगर सपोज क्वेश्चन आया कि इमेजिन देयर आर टू आइसोलेटेड पोल्स, तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे आइसोलेटेड पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अरे इमेजिन करने को बोला है, इमेजिन कुछ भी कर सकते हैं अपन। तो दो पोल्स के बीच में अगर पोल्स निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। डायपोल के लिए नहीं है, डायपोल के लिए अलग फॉर्मूला है। अभी तो सिंगल आइसोलेटेड पोल है जो एग्जिस्ट नहीं करते। फिर से बोल रहा, सिंगल आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। आप कितना भी छोटा टुकड़ा बनाएंगे तो उसमें दो पोल्स रहेंगी, बट मैं इमेजिन करने को बोल रहा है कि दो पोल्स है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला रहेगा मैग्नेटिक फोर्स का। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। कांस्टेंट में ये याद रखो, जहां जहां 1/ε0 है वहां वहां हम लोग μ0 लिखेंगे। तो यहाँ देखो 1/4πε0, 1/ε0 है तो हमने यहाँ μ0 लिखा। यहाँ चार्ज है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ है, डिस्टेंस का वही है, तो याद रखना इट आल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोले थे, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये वाला सेकंड वन, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते। याद रखना इलेक्ट्रिक फोर्स ये, मैग्नेटिक फोर्स ये, और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी वही था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फर्क इतना था, ये कांस्टेंट या ये कांस्टेंट की जगह दूसरा कांस्टेंट था g, और वहां m1 m2 अपॉन r² था। यहाँ चार्ज q1 q2 अपॉन r² है, यहाँ qm1 qm2 अपॉन r² है। ये दोनों याद रखो, ये है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ है। ये चार्ज थे, ये पोल स्ट्रेंथ है, ये और ये। तो qm लिखा है मैग्नेटिक के लिए, यानी पोल स्ट्रेंथ है, यूनिट एम्पियर मीटर, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना ये इसको बोलते हैं परमिटिविटी ε0 को, μ0 को बोलते हैं परमिएबिलिटी। जहां पे ये 1/4πε0 होगा वहां पे μ0, इसको म्यू पढ़ते हैं, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसको μ0/4π यूज करेंगे। यानी अपन जहां 1/ε0 है उसकी जगह μ0 रिप्लेस करेंगे मैग्नेटिक में। फिर से बोल रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो, पूरे फॉर्मूले एंड मैक्सिमम कंपैरिजन में है। कल हम लेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक इंडक्शन, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसा मैग्नेटिक डायपोल, तो मैग्नेटिक डायपोल में भी सेम कॉन्सेप्ट आएंगे। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्मूले डिराइव किए थे, वहीं पे मैग्नेटिक डायपोल के फॉर्मूले अपन इलेक्ट्रिक डायपोल पर से डायरेक्ट लिखने वाले।
इसीलिए बोल रहा कि आप लोगों ने मैग्नेटिक वाला पढ़ने के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूरा अच्छे से पढ़ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा करो और फिर मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। इसीलिए मैंने 2-3 दिन का गैप दिया टेस्ट के बाद कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वापस रिवाइज करो। इस चैप्टर के बाद अपन 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर जब मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए तो मैग्नेटिज्म के बाद में भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेना है। मे बी अपन 12th का शुरू कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तब मैं आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स भी दे दूंगा, बुलाऊंगा तो वो देखेंगे। तो इतना आप लोगों ने देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। ये याद रखो, ये चार्ज के लिए था कूलम्स लॉ, ये Q1 Q2 चार्ज थे, यहाँ QM1 और QM2 पोल स्ट्रेंथ है, याद रखना उतना चीज है। और हमने μ0 रिप्लेस किया है 1/ε0 की जगह कांस्टेंट में, वैल्यू भी बदल गई उसकी, वैल्यू अपन बाद में देखेंगे जब वो इक्वेशन वापस से आएगा। और याद रखो नाम, इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, यानी ये दोनों पोल्स अगर वैक्यूम में है तो μ0, अगर कोई दूसरा मीडियम आ गया बीच में तो म्यू लिखेंगे। तो बचा हुआ पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज तो जस्ट बेसिक ही था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों को पढ़ना है, थोड़ा सा ये याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन पे ही वेटेज कॉम्पिटिटिव में भी ज्यादा रहेगा, और बोर्ड वालों ने भी ये तीनों चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां से खत्म हुआ है वहां से आगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन 12th स्टैंडर्ड में, करंट इलेक्ट्रिसिटी जहां से खत्म हुआ है 12th स्टैंडर्ड में भी है, इलेक्ट्रिक करंट वाला वो भी है, और मैग्नेटिज्म भी 12th में कंटिन्यू होगा, और वहां पे करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी है, और उसमें फॉर्मूले काम आ सकते। तो तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर से बोल रहा, एक बार अच्छे से देख लो वापस से सारे वीडियोस, ठीक है, और कोई वेस्टेज नहीं जाने वाला। बोर्ड वालों को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में पढ़ना ही है, काम आएंगे ही। जिनको कॉम्पिटिटिव देना है उनको तो पूरे 11th के पूरे 12th के चैप्टर ही पूरे अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। होप सो कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के रखेंगे।